फ्रेंड्स, जीतू कंप्यूटर चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से जो वनडे एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं उसके संबंध में आज हम देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज हम फिर करेंगे आगे कंटिन्यू। स्क्रॉल करेंगे, देखते हैं कहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। ये भी कंप्लीट हो गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अभी तक संशोधन किया जा चुका, ये नहीं हुआ था फ्रेंड्स। ये हमारा ये भी नहीं हुआ था भारतीय हाँ, ये फ्रेंड्स कल हमने पढ़ लिया था। देखिएगा, कल हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था, ये वाला लास्ट क्वेश्चन था, संविधान के किस आर्टिकल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो आप सभी को पता होगा 368 आर्टिकल 368 के थ्रू ही संविधान में जितने संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 के थ्रू होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं समाजवाद वह टोपी है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती हैं। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है। ये फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है कि समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है। तो यह है CEM जोड़ का, एक कोई CEM जो आलोचक थे, प्रसिद्ध आलोचक थे, उनका ये कहना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना होती है, या किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी। तो वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1858। भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के थ्रू के तहत भारतीय सचिव की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है। परिसीमन आप समझते होंगे, परिसीमन का अर्थ होता है कि आज आपके क्षेत्र में यदि कोई सीट विधानसभा आरक्षित सीट है और कहीं परिसीमन हो जाता है 10, 15, 20, 25 साल 50 साल बाद, तो वो कोई जनरल की सीट हुआ करती थी एक समय पर, तो आरक्षित कर दिया जाए या OBC कर दिया जाए या उसे SC को जनरल कर दिया जाए। इस तरीके का परिसीमन होता है हर फील्ड में। तो इसका जो पदेन सदस्य होता है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो होते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्त है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कार्यपालिका है आपकी संविधान के किस आर्टिकल में यह उक्त है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई भी मतलब हस्तक्षेप ना कर पाए, तो वो आर्टिकल 257 में है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। जैसे सार्वजनिक एक लेखा समिति होती है उसमें सदस्य हैं तो वो होते हैं 7, ये आपको याद करना चाहिए, आपके एग्जाम में ये जरूर आएंगे। इसके बाद किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष का कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे केंद्र सरकार में 2 सदन होते हैं संसद में, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो जो लोकसभा का सदन का कार्यकाल है वो अभी 5 वर्ष का है, इससे पहले वो 6 वर्ष का हुआ करता था, इसलिए इसको 6 वर्ष से कम घटाकर 5 वर्ष किया है। वो किया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं। तो जो संविधान के मूल कर्तव्य हैं जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, वो किस आर्टिकल किस समिति के प्रावधान से सम्मिलित हैं। तो वो है स्वर्ण सिंह समिति। ये आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से या उसके तहत ये सम्मिलित हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। ये हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान की जो मेन प्रस्तावना है जिनको डॉक्टर नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
संविधान की आत्मा कहा था प्रस्तावना को, वो प्रस्तावना कितने बार संशोधित, तो उसमें एक बार संशोधित किया जा चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं फ्रेंड्स, वह कौन सा आर्टिकल है जिसके प्रावधान के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है। मतलब ये कहने का है कि कौन सा आर्टिकल है जिसके प्रावधान से अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है, तो वो आर्टिकल 18 है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका जो सिक्किम राज्य है वो 22वां राज्य 36वां 1975, मतलब इनका कहने का था कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा ये हुआ है सन 1975 में। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। आपको पता होना चाहिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। वो किसको बताया है, तो वो बताया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ये आपको ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, वनडे एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसके बाद है फ्रेंड्स, सरकारियां आयोग किस विषय से संबंधित था। जो एक सरकारियां आयोग था वो किससे संबंधित था, तो वो था आर्टिकल 85 के अंतर्गत। आर्टिकल 85 के अंतर्गत, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत सरकारियां आयोग किस विषय से संबंधित था, तो उत्तर है केंद्र राज्य संबंध की जांच से। अगर कोई राज्य और केंद्र के बीच में बीच में जांच होनी है तो वो आपकी आर्टिकल 85 के तहत और सरकारियां आयोग के तहत की जाएंगी। ये फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो कौन है। तो भारतीय संविधान के जो मूलभूत अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही ये किया जा सकता है। इसके बाद भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, वो है आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन, तो आप कभी भूलिए ना इसमें क्या क्या हुआ है और क्या इसमें है। 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ है, तो मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। योजना आयोग, आपको पता है कि जो योजना है वो 1950 में इसका गठन हुआ था, लगभग 1951 से शुरू हुई थी योजना आयोग। तो योजना आयोग का गठन कैसे हुआ था, मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है। मतलब संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है, तो आप समझ सकते हैं प्रांतों की विधानसभाओं ने। जो प्रांतों की विधानसभाओं ने है उन्होंने ये इसको निर्वाचित किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया देश के संविधान से प्रभावित है। जो आपके बदलने की या संशोधन की प्रक्रिया आई है वो हमारे देश में किस संविधान संशोधन से है, तो वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से है। ये फ्रेंड्स ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है,
तो है 11वीं अनुसूची, हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। पंचायती राज अधिनियम 1992 बनाया गया था, तो ये एक सूची जोड़ी गई थी जो अभी वर्तमान में 12 सूची हैं, तो 11वीं सूची में ये जोड़ा गया था फ्रेंड्स। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो वो भाग 4 में निहित है फ्रेंड्स, भाग 4 में आपका इसमें निहित है। इसके बाद हम देखते हैं दल बदल विरोधी एंड टू डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो आर्टिकल 52 व संविधान संशोधन 1985। तो फ्रेंड्स ये इस प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन है ये, और आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए इतने महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स कि यदि मैं आपको पूरे पिछले वीडियो में और आने वाले वीडियो में इंडियन पॉलिटी को, भारतीय संविधान से प्रश्न जो होते हैं उनको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, A to Z कंप्लीट कराऊंगा। और आपको चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करना है फ्रेंड्स। और क्योंकि इसको मैं कंप्लीट करूंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसमें देखते हैं लोकसभा की सदस्यता हेतु। आप देखते हैं जब लोकसभा में कोई इलेक्शन होता है तो उसमें उम्मीदवार होते हैं, टिकट मिलता है, तो उनकी कुछ शर्तें और नियम होते हैं फ्रेंड्स। तो लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए 25 वर्ष। आपकी मिनिमम जो एज है लोकसभा चुनाव लड़ने की वो 25 वर्ष होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद अगला है 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस गणना को निश्चित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये है 2001 की गणना को निश्चित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मूल अधिकार एवं राज्य के मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो आप देख सकते हैं मूल अधिकार जो आपके होते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर पूछा है, तो आप देख सकते हैं मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं, ये अंतर है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है क्या है? भारत की जनता। मैंने फ्रेंड्स पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो भारत की जनता है या जो हमारे भारत की शक्ति है, पावर है, जिसे हम कहते हैं कि सत्ता सरकार किसका है, तो मूल रूप से जो निहित है वो जनता में है। जनता के द्वारा ही सांसद बनाए जाते हैं, फिर उनसे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो देश के पावरफुल और मुखिया होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने पहले ही बताया था कि 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुए थे फ्रेंड्स। इसके बाद भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो आपको पता है भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश का राशन कार्ड अलग बनेगा, मतलब बोले तो वोटर आईडी, और केंद्र सरकार का अलग बनेगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ एक ही वोटर आईडी कार्ड बनेगा, वो पूरे भारत में अलाउ है, चाहे वो यूपी का हो चाहे एमपी का हो, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया जाएगा। इसलिए इसका मतलब है कि भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, जबकि हम देखते हैं अमेरिका में तो वहाँ डबल नागरिकता है। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? ये पहले भी हम पढ़ चुके शायद इस क्वेश्चन को। 42वें संविधान संशोधन में किया गया है प्रस्तावना में संशोधन, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था फ्रेंड्स। ये घुमा फिरा के किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पता है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फ्रेंड्स पता होना चाहिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना, आप कंफ्यूज मत होना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रदत्त
भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की वाली सत्ता, तो बताया था राष्ट्रपति है। ये शायद मुझे लगता है दोबारा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ब्रिटिश सांसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? जुलाई 1947 में। पता है फ्रेंड्स, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 में आपका संविधान लागू हुआ था। तो उससे पहले, जब देश आज़ाद होने से पहले, आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश शासन के द्वारा एक इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आया था, वो पारित हुआ था, तो वो जुलाई 1947 में हुआ था। और फिर हम अगले महीने 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संविधान सभा में बनने वाली प्रारूप समिति। मैंने बताया था फ्रेंड्स कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा बनाने वाली प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जो संविधान का पूरा प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान के जनक माने जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। संविधान का आर्टिकल 356 संबंधित है, आपको पता ही होगा 356 आर्टिकल इतना प्रसिद्ध है कि आप जानते हो कि 356 आर्टिकल यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू करना। यदि कोई राज्य सरकार अपना शासन नहीं चला पाती है, सरकार चलाने में विफल होती है, अपना जो कानून व्यवस्था है उसको नहीं मेंटेन कर पा रही है, तो केंद्र सरकार उसको अपने हाथों में ले लेती है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ये आर्टिकल 356 के थ्रू लागू होता है। इसके बाद भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स 1951, 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो जाता है पूर्णतः। इसके बाद 1951 में हमारा प्रथम संशोधन होता है और आपको पता होना चाहिए प्रथम संशोधन में हुआ क्या था। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? कैबिनेट मिशन योजना आई थी फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार था? तो फ्रेंड्स पूर्णतः वर्जित था, नहीं। इसके बाद हम अगला देखते हैं फ्रेंड्स, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य बनाया गया? आपको पता होना चाहिए जो फ्रेंड्स गोवा है, ये गोवा जो पूर्णतः भारत में जो विलय हुआ है, या पूर्णतः हम कह सकते हैं कि बस्तियों संघ राज्य क्षेत्र में बनाया गया है, तो वो 1962 में है फ्रेंड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से संविधान से लिया गया है? संविधान में मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो वो है फ्रेंड्स सोवियत संघ के संविधान से, सोवियत संघ। इसके बाद हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? ये KT शाह का है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आप बिल्कुल, एक और आ गया आर्टिकल 368, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आर्टिकल 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य को का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं। तो फ्रेंड्स ये है आर्टिकल 368 संशोधन, संविधान से संशोधन किया जाता है, वो आर्टिकल 368 के द्वारा ही किया जाता है संविधान संशोधन। इसमें वो पूछा गया है कि क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो इसमें कहा गया है हाँ, लेकिन किंतु सभी संविधान संशोधन में नहीं, अलग अलग इसकी प्रक्रिया है। डिपेंड करता है संविधान संशोधन क्या है, कौन सा है, धन विधेयक क्या है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? मतलब राष्ट्रपति के लिए एक चुनाव होता है और राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो उसकी जो पात्रता नियम शर्तें होती हैं उसमें हम देखते हैं कि आयु क्या होनी चाहिए, तो वो आपकी 35 ईयर, लोकसभा के लिए 25 और राष्ट्रपति के लिए 35। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं उत्तर लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए राज्यसभा के सभी सदस्य उनको निर्वाचित करते हैं और उत्तर लोकसभा के कुछ सदस्य जो होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है?
आप समझ रहे होंगे किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा, अगर आपकी विधानसभा है अपने राज्य में तो आपको अनुमति लेनी होगी किसकी, आपको अनुमति लेनी होगी राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं आप, मतलब राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक 2 बार होना अति आवश्यकता है। ये फ्रेंड्स ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? 6 महीने। भारत में वह मंत्री जी हैं जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मतलब ना लोकसभा सदस्य हैं और ना राज्यसभा सदस्य हैं, तो वो मंत्री नहीं रह सकते। उनको 6 महीने के अंदर उनको अपना पद से त्याग करना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स ये कानून है, नियम है। ये शासन जो है कानून व्यवस्था से चलता है, किसी की मनमर्जी से नहीं चलता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें असली शासन यहाँ जनता का है, लेकिन जनता सही व्यक्ति का चुनाव करती है तो उसको सही उसका लाभ मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि है? तो आप जानते ही होंगे कि अगर हम बात करते हैं कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी सबसे अधिक है, तो स्वाभाविक है कि आपके लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी ज़्यादा होंगे। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? फ्रेंड्स मैंने बताया था भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? भारत का महान्यायवादी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अब भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ा पद है, चूंकि एक ही पद होता है भारत में। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा होता है? तो वो 7वीं अनुसूची। जो आपका वैधानिक शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य में, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य से कहा गया है और कितना? तो आपको पता है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? तो वो उत्तर प्रदेश का है और 31 का है। ये फ्रेंड्स यूपी वैसे ही ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मतलब आप कह सकते हैं कि जो संसद में दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों सदन के सदस्य होते ही होते हैं। साथ में ही राज्य के जो विधान परिषद होती हैं, सभी जगह ये राज्य में जो विधानसभा होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं यानी कि विधायक, तो वो इनका चुनाव करते हैं। इसके बाद संविधान के किस आर्टिकल में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? भारत के हम देखेंगे इसमें फ्रेंड्स कि भारत के किस आर्टिकल में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? तो वो आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 में ये शक्तियां दी गई हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के लिए आधार आयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो वो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। यदि आप दल बदल करते हैं तो उसके संबंध में जो भी बात कही गई हैं वो 10वीं अनुसूची में दी गई है। दा से दल बदल और दा से 10वीं, याद रखना फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है?
तो इसका मतलब है फ्रेंड्स सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है तथा एकल संक्रमण मत का तात्पर्य है ये। तो फ्रेंड्स ये निर्वाचन राष्ट्रपति निर्वाचन को लेकर है कि कैसे किया जाता है, उसके संबंध में आपको दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पांडिचेरी के प्रशासक, पांडिचेरी एक राज्य है, ये आप कह सकते हैं इंडियन टेरिटरीज है। पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। वहाँ पे जो राज्य करते हैं वो उपराज्यपाल होते हैं। बिहार में फ्रेंड्स अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा राज्यसभा के कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? तो बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 40 सीटें हैं फ्रेंड्स, और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ये हमें पता होना चाहिए। अगर इसी प्रकार से हम और बात करें कि विधानसभा में, एमपी में विधानसभा में सीटें हैं तो 230 हैं एमपी में, और राज्यसभा की हैं तो 29 हैं। तो इस प्रकार से दिया गया है फ्रेंड। आपको सभी राज्यों की सूची के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से ये होता है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने बयान होते हैं? कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने बयान होते हैं? वो 3। ये विधेयक है, मतलब फ्रेंड्स हम कानून, जैसे जिसे हम कानून कहते हैं तो हम संविधान की भाषा में उसको विधेयक कहते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? जो राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो वो है फ्रेंड्स प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। आपने देखा होगा जैसे ही इलेक्शन होता है 5 वर्ष में, वैसे ही आयोग का, वित्त आयोग का जो है वो वित्त आयोग का गठन होता है, और वित्त आयोग के फाइनेंस मिनिस्टर मंत्री भी बनाए जाते हैं, वित्त मंत्री। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 7। आपके जो समिति के सदस्य थे वो सदस्य 7 थे, और उनके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं, संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधान को शामिल किया गया है? तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे भाग 3 में है। ये हमें पूरा याद होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? अंतर्गत है, तो ये आर्टिकल 19A में है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। आप बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता आपके अंदर है फ्रेंड। इसके बाद हम देखते हैं, राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। यदि राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन मतलब संयुक्त मीटिंग होती है तो उसकी जो अध्यक्षता होता है वो कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज तक का, आज अब हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इससे जो आगे कंटिन्यू है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल आपको मैंने बता दिया है कि चैनल आपका है G2 कंप्यूटर्स के नाम से, JEETUCOMPUTERS, G2 कंप्यूटर्स के नाम से हमारा चैनल है। और चैनल के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर से संबंधित शिक्षक, टीचर की वैकेंसी निकलती हैं तो पूर्णतः मोस्ट रूप से हम इसमें बताते हैं, और जो अदर वैकेंसी भी निकलती हैं उसको भी हम आप तक पहुंचाते हैं। और फ्रेंड्स
इंडियन पॉलिटी अपने चैनल के माध्यम से इंडियन पॉलिटी हम पूरी कंप्लीट कराएंगे। भारतीय संविधान की जो छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन हैं और वन डे एग्ज़ाम के हिसाब से आपको कंप्लीट करा देंगे। वन डे एग्ज़ाम जो होता है उसके अनुसार हम इंडियन पॉलिटी इतने सेक्शन को इतना कंप्लीट करा देंगे कि आपको इसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, क्या सुधार होना चाहिए, कुछ सजेशन भी मुझे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।